नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में हमने आपको अब तक कई डिजीज और उनसे संबंधित कंसल्टेंट से रूबरू करवाया। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूरो से संबंधित डिजीज को लेकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर स्वप्नल जैन, जो कि कंसल्टेंट है मंगलम मेडिसिटी में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, आप न्यूरोलॉजिस्ट है। सबसे पहले न्यूरो से संबंधित हम बात करने जा रहे हैं। मिर्गी को लेकर हम बात करेंगे। मिर्गी किस तरह की बीमारी है? तो मिर्गी या एपिलेप्सी या दौरे की बीमारी, या फिर गाँव के अंदर कई बार इस चीज़ को ऊपरी रोग वगैरह भी बोल दिया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में ब्रेन से संबंधित बीमारी है, जिसमें ब्रेन के अंदर खराब इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनने की वजह से जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन के अंदर चारों तरफ फैल जाता है, उसकी वजह से शरीर पे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाथ पैर में कोई झटके आना, बेहोशी हो जाना, जीभ काट लेना, लैट्रिन पेशाब वगैरह कपड़ों में निकल जाना। इसी बीमारी को हम मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी या दौरे की बीमारी बोलते हैं। ये कई प्रकार की हो सकती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। किस किस प्रकार की होती है मिर्गी? किस किस तरह के सिम्टम्स उसके होते हैं? तो मिर्गी दो तरह से क्लासिफाई की जाती है। एक कि वो किस तरह से प्रेजेंट करेगी सामने, हमारे को किस तरह से दिखेगी, और दूसरा होता है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो किस तरह से दिखेगी वो दो प्रकार की हो जाती है। एक फोकल एपिलेप्सीज होती हैं और एक जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज होती हैं। फोकल एपिलेप्सी का मतलब हो गया शरीर के किसी एक भाग के अंदर कोई लक्षण दिखाई देना। वो लक्षण मोटर लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि अचानक से तान आ जाना, जैसे कि अचानक से एक हाथ या एक पैर जो है अचानक से एक ही तरह की पोजीशन के अंदर चला जाए, या हाथ और पैर के अंदर झटके आने लग जाए, या फिर अचानक से बेहोशी के अटैक्स वगैरह आ जाएं। ये सारे के सारे हमारे मोटर फोकल एपिलेप्सीज होती हैं। इसी तरह से नॉन फोकल जो फोकल एपिलेप्सीज होती हैं वो नॉन मोटर भी हो सकती हैं, जिस प्रकार से अचानक कोई बिहेवियर चेंज हो जाना, एक जगह से उठ करके बिना पता चले किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाना, तो ये फोकल बिहेवियरल या फोकल कॉग्निटिव एपिलेप्सीज हो सकती हैं। दूसरी प्रकार की एपिलेप्सीज इसी में जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज होती हैं, जिसमें कि चारों हाथ पैर के अंदर झटके आते हैं किसी एक तरफ से स्टार्ट होकर के, उसके साथ में यूजुअली बेहोशी के अटैक्स जो होते हैं वो सम्मिलित रहते हैं। जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज में ही एक और प्रकार होता है एब्सेंट सीजर्स, जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर के लिए पेशेंट जो होता है वो कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है, और वो उसको ध्यान नहीं रहता। जैसे नींद में चलना कह सकते हैं इसको? नहीं, नींद में चलना एक एपिलेप्सी का प्रकार नहीं है, वो एक हमारी नींद की अलग परेशानियां हैं जी। तो अगर कोई लेखन कर रहा है, कोई सेंटेंस लिख रहा है और उसके अंदर बीच में थोड़ी देर बाद में वो सेंटेंस जो है मिस कर गया, थोड़ी देर बाद में वापस पिक करके वापस लिखने लग गया, या जैसे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, वो बोर्ड पे देख तो रहे हैं, कुछ देर के लिए समझ में आया, कुछ देर का पार्ट मिस कर गए, तो इनको हम एब्सेंट सीजर्स बोलते हैं। तो ये दो मेन प्रकार की एपिलेप्सीज हो गई। फोकल सीजर्स जो किसी एक भाग को अफेक्ट करेंगी, जनरलाइज सीजर्स जो कि पूरी की पूरी बॉडी को अफेक्ट करेंगी। अगर मिर्गी की बात करें हम, तो किस एज ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट करती है? किस एज ग्रुप में ज्यादा मिर्गी के दौरे आते हैं? तो एपिलेप्सीज किसी भी एज ग्रुप के अंदर देखी जा सकती है। यूजुअली हर एज ग्रुप के अंदर उसके कारण जो होते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे कि बिल्कुल यंग एज के अंदर अगर हम बात करें कि बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके 1 साल या 2 साल तक, जिनको हम इन्फेंटाइल ऑनसेट एपिलेप्सीज बोलते हैं, उनके ज़्यादातर कारण या तो बर्थ के टाइम पे हुए हुए ब्रेन के अंदर डैमेज, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह कम पहुंचे, या फिर अगर बच्चा लेट रोया हो, जो कि पैदा होते ही यूजुअली इमीडिएट होता है, या फिर कोई आनुवंशिक कारण, यानी कि पहले से ही कोई जेनेटिक सिंड्रोम्स हो, डीएनए के अंदर कोई खराबी हो, कोई पारिवारिक बीमारी चल रही हो। उसके बाद में फिर यंग एज हो जाती है। यंग एज के अंदर फिर अलग कारण होते हैं, जैसे दिमाग में लगी हुई कोई चोट, कोई इन्फेक्शंस, कोई गांठ वगैरह। एल्डरली एज ग्रुप के अंदर थोड़े से अलग कारण हो जाते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रोक वगैरह, ब्रेन के अंदर कोई खून का थक्का जम गया है, कोई ब्लीडिंग हो गई है, कोई ट्यूमर डेवलप हो गया है। तो एपिलेप्सी या मिर्गी हर एज ग्रुप के अंदर देखने को मिल सकती है। ये किसी भी एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा या कम नहीं होती है, लेकिन इसके कारण बदलते रहते हैं अलग अलग एज ग्रुप के अंदर। डॉक्टर साहब, कारण बदलते रहते हैं एज ग्रुप के अनुसार। क्या एज ग्रुप के अनुसार इसके लक्षण या सिम्टम्स भी बदलते हैं? नहीं, एपिलेप्सी हर एज ग्रुप के अंदर सेम सिम्टम्स के साथ आ सकती है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, फोकल यानी कि कोई एक तरफ के हाथ पैर में झटके वगैरह आना, और जनरलाइज्ड यानी कि पूरे के पूरे शरीर में झटके वगैरह आना। तो लक्षण हर एज ग्रुप के अंदर सिमिलर हमारे को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कारण यूजुअली अलग अलग मिल सकते हैं। मिर्गी को लेकर हमारे समाज में कई सारे नेगेटिविटीज है, कई सारी नेगेटिव थॉट्स है। मतलब एक हीन भावना से देखा जाता है मिर्गी के पेशेंट को। एक ये कह सकते हैं कि कलंक टाइप समझा जाता है मिर्गी के पेशेंट को या मिर्गी की बीमारी को। क्या है, तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे? तो मिर्गी को लेकर के सबसे बड़ा इशू ही हमारे समाज में यही है कि इसको एक कलंक के तौर पे या हीन भावना के तौर पे, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट यूजुअली लेट किया जाता है, जिसकी वजह से इसको ऊपरी रोग समझा जाता है, जिसकी वजह से इसका झाड़ फूंक से ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की जाती है,
और उसी चक्कर में हमारे पास में पेशेंट जो होते हैं वो बहुत लेट पहुंचते हैं। उसी चक्कर में हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत डिले हो जाता है, बीमारी और बीमारी से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। मिर्गी बिल्कुल भी ऊपरी रोग या कोई हीन भावना वाला बीमारी नहीं है। मिर्गी एक पर्टिकुलर डिजीज़ है जो कि हमारे दिमाग में कोई अगर खराबी हो रही है उसकी वजह से वो आती है। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसकी वजह से कि वो कंट्रोल की जा सकती है। अगर ये ट्रीटमेंट सही समय पे हम शुरू कर दें तो एक तो कम दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा हर जो दौरा आ रहा है वो अगले दौरे आने की संभावना को बढ़ा देता है, तो वो संभावना भी हम अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करके हटा सकते हैं। मिर्गी से रिलेटेड जो दूसरा मिथ रहता है कि ये एक से दूसरे इंसान को फैल सकती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मिर्गी की बीमारी कभी भी संक्रामक नहीं होती, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती। तीसरा आता है इसमें कि मिर्गी जो है वो आनुवंशिक ही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से फीमेल्स को कई बार डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ता है कि उनकी शादियां लेट होती हैं या शादियों के टाइम पे छुपाया जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मिर्गी हमेशा आनुवंशिक हो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत कम केसेस के अंदर ही मिर्गी आनुवंशिक होती है और वो हमें इनिशियल पेशेंट को देखने के ऊपर उसका इवैल्यूएशन करने पे समझ आ जाता है कि ये आनुवंशिक है। उसमें हम खुद एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि हम कैसे इसको नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं मिर्गी संक्रामक नहीं है, मिर्गी आनुवंशिक भी नहीं है, फिर मिर्गी होती कैसे है, पैदा कैसे होती है बीमारी? किसी भी व्यक्ति को अगर मिर्गी होगी तो किस वजह से होती है? तो मिर्गी के इसी तरह से कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो आता है, जैसा कि मैंने कहा, आनुवंशिक कुछ केसेस में ये हो सकती है, यानी कि जिस जीन से, जिस डीएनए से हम बन रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट आता है तो उसके अंदर आनुवंशिक कारण होता है। दूसरे नंबर पे आता है कि जब बर्थ हो रहा होता है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर उसके दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई या खून की सप्लाई कम पहुंचे तो दिमाग के अंदर परमानेंट डैमेज आ जाता है, जिसकी वजह से एपिलेप्सी या मिर्गी डेवलप हो सकती है। तीसरा कारण होता है इन्फेक्शंस। अगर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन है, जैसे टीबी का इन्फेक्शन है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, इस तरह का कोई इन्फेक्शन अगर है तो भी मिर्गी डेवलप हो सकती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट होता है दिमाग के अंदर अगर कोई चोट है या कोई रसोली है, यानी कि अगर कभी कोई छत से गिर गया है, सिर में कोई चोट लग गई है, तो उसके बाद एपिलेप्सी डेवलप हो सकती है। कोई रसोली गांठ जो कि इन्फेक्शन की भी हो सकती है, कैंसर की भी हो सकती है, कोई सिंपल ट्यूमर भी हो सकता है जिसकी वजह से एपिलेप्सी डेवलप हो। फिर आते हैं हमारे जो नए संदर्भ में या नए एजेस में हमने देखा है जिसके ऊपर डिस्कवरीज हुई हैं, तो ऑटो इम्यून और पैरानियोप्लास्टिक एपिलेप्सीज, ये वो रोग होते हैं जिसमें कि शरीर में कुछ एबनॉर्मल पदार्थ बन जाते हैं और वो दिमाग पे जाके अटैक करते हैं और उसकी वजह से एपिलेप्सीज आती हैं। कोई छुपे हुए कैंसर का लक्षण भी एपिलेप्सी के रूप में देखने को मिल सकता है। तो इतने सारे कारण जो हैं ये हमारे को एपिलेप्सीज के खोजने होते हैं जब भी कभी हमारे पास पेशेंट आता है, और उन्हीं के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत करीब से आपने इस बीमारी को देखा, लंबी आपने इस पर स्टडी की। अब अगर इसके इलाज की बात की जाए तो किस तरह का इलाज इसका संभव है, हमारे दर्शकों को बताएंगे एक बार? श्योर। तो मिर्गी का जो इलाज है, सबसे पहली चीज मिर्गी किस प्रकार की है और किस कारण से हो रही है वो आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके लिए यूजुअली हमारे को पेशेंट जो हिस्ट्री बोल रहा है, जो पेशेंट डिस्क्राइब कर रहा है कि उसको किस तरह का इवेंट होता है, मिर्गी के अंदर दौरा किस प्रकार का आता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए वो हो जाती है। सेकंड होती है वो किस एज ग्रुप पे स्टार्ट हो रहा है और वो मेल है या फीमेल है। तीसरे नंबर पे आता है फिर इसका मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। दवाइयां यूजुअली मिर्गी किस प्रकार की है उसके अनुसार किया जाता है। यूजुअली हम प्रेफर ये करते हैं कि पहले एक ही दवाई दी जाए, उसकी डोज बढ़ाई जाए, अगर वो कामयाब नहीं हो रही है या उसके कोई साइड इफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं तो ही हम दूसरी दवाई शुरू करते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में हमारे को 3-4 इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ मेडिसिन देनी पड़ रही है और ब्रेन के अंदर हमारे को कोई ऐसा एरिया दिख रहा है जहां से कि दौरा हर बार उत्पन्न हो रहा है, तो कई बार उसके लिए सर्जरी भी की जाती है। पहले ये सर्जरी बहुत इफेक्टिव नहीं होती थी, या आप ये मान लीजिए इतनी कॉमनली नहीं होती थी, लेकिन आजकल एपिलेप्सी सर्जरीज जो हैं वो बहुत कॉमनली हो रही है, इनफैक्ट जयपुर में भी हो रही है। और कई बार जो पेशेंट कई दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फिर भी दौरे कंट्रोल नहीं आते हैं, उनमें एपिलेप्सी सर्जरीज उनकी दवाई की डोज को, फ्रीक्वेंसी को, दवाई के नंबर को, इन सब चीज़ों को रिड्यूस कर देती है और कई बार दौरे की फ्रीक्वेंसी बहुत कंट्रोल में आ जाती है। तो हर पेशेंट के अंदर सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती, बट अगर उसकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है या दवाइयों से साइड इफेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं या कंट्रोल नहीं आ पा रही है दवाइयों से, फिर उन केसेस में सर्जरी भी की जाती है। क्या मिर्गी मानसिक बीमारी है? नहीं, मिर्गी बिल्कुल भी मानसिक बीमारी नहीं है। इनफैक्ट कुछ प्रकार की मिर्गी की बीमारियों के अंदर हमारे को ये देखने को मिलता है कि मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी कि दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो कम होता है, लेकिन वो यूजुअली शुरुआत से ही हो जाता है। तो ऐसी बहुत कम मिर्गी होती हैं जिनके अंदर की जो मानसिक डेवलपमेंट है वो कम होता है। लेकिन हम कई ऐसे एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं जो कि आज हमारे प्रोफेशन में भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं। मिर्गी के कई पेशेंट्स जो हैं वो एक्टर्स भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स भी हैं। ऐसे बहुत इंटरनेशनल और नेशनल एथलीट्स हैं जिनको कि एपिलेप्सीज हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मिर्गी ज़्यादातर केस में हमारी जो
बुद्धि है, यानी कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसको अफेक्ट नहीं करती है। हमारी जो लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ होती है कि हम कितने साल जिएंगे, अधिकतर मिर्गी उसको अफेक्ट नहीं करती है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट मिथ्स हैं जिसको हमें हटाना चाहिए कि अगर मिर्गी हो गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को मिर्गी हो गई तो वो किसी दूसरे इंसान को दे देगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये कॉमन मिथ्स हैं जो कि हमें हटाने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, मतलब मिर्गी का पेशेंट किसी भी फील्ड में जा सकता है। जी। थोड़ा सा मैं इस पे और आपसे डिटेल जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक अगर मिर्गी के बारे में डिटेल से जानना चाहें तो कि क्या, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर दूर दराज या रूरल क्षेत्रों में देखा जाए तो मिर्गी को लेकर कई सारी नेगेटिव धारणाएं हैं, कई सारी मिथ हैं कि ये ऊपर की हवा है, इस तरह की बातें हैं। तो जो मिर्गी का जो पेशेंट होता है, क्या वो आराम से एक जॉब कर सकता है, अपनी नौकरी में पूरा कंसंट्रेट कर सकता है, या वो अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकता है? जी, मिर्गी अधिकांश केसेस के अंदर मिर्गी की बीमारी आपकी किसी भी एक्टिविटी को लिमिट नहीं करती। जिस तरह से किसी को एक बीपी की बीमारी है या शुगर की बीमारी है, अगर कोई उसकी दवाई नहीं लेगा, अनकंट्रोल हो जाएगी तो वो भी कॉम्प्लिकेट होएगी। उसी तरह से अगर आपको मिर्गी की बीमारी है, आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, आप कोई झाड़ा फूंका के अंदर विश्वास रख रहे हैं, तो फिर वो भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप समय से इलाज ले लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर डॉक्टर को रेगुलरली दिखाते रहें, तो मिर्गी को इस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसको, इंसान को मिर्गी है। वो अपनी मैरिड लाइफ भी प्रॉपरली कर सकता है, वो अपनी चाइल्ड बियरिंग भी कर सकता है, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन भी पैदा कर सकता है। वो लाइफ में जो भी अचीव करना चाहे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पढ़ाई के अंदर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। साथ में जो जिंदगी की लंबी जो अवधि होती है, उसके अंदर भी कोई रिडक्शन नहीं होता। मतलब अधिकांश केसेस के अंदर आपकी जो लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ होती है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, वो भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती। पर इसके लिए जरूरी है कि मिर्गी को आइडेंटिफाई किया जाए और प्रॉपर टाइम पे उसका प्रॉपर इलाज लिया जाए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिएगा हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वप्नल जैन से, जो कि मिर्गी से संबंधित तमाम समस्याएं और उनसे संबंधित तमाम धारणाओं को लेकर हमें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, मिर्गी को लेकर हम बात कर रहे हैं। समाज में कई सारे मिथ हैं। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो कि ऊपरी साया है, या हीन भावना से देखा जाता है उस मिर्गी के पेशेंट को। कहीं ना कहीं इस हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में से टॉर्चर किया जाता है कि डिप्रेशन में आ जाता है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप डिटेल में बताएं कि मिर्गी ऊपरी साया है या किस तरह की बीमारी है, किस वजह से ये हो रही है। तो मिर्गी की बीमारी या दौरे की बीमारी या सीजर्स या एपिलेप्सी, ये बिल्कुल भी ऊपरी बीमारी नहीं है। ये कोई खराब साया नहीं है जो कि मरीज को हो गया है जिसकी वजह से उसको दौरे आते हैं। इसका एक बेसिक सा कॉज होता है कि हमारे दिमाग के अंदर खूब सारी इलेक्ट्रिक सिग्नल वाली नसें होती हैं जो कि नॉर्मली एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। अगर वहाँ पे कोई भी गड़बड़ी हो जाए, जैसे कि कोई चोट पहुँच जाए, कोई उसके अंदर गांठ हो जाए, कोई उसके अंदर लकवा आ जाए, या फिर कई बार हमारे डीएनए के अंदर कोई परिवर्तन आ जाए, हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो खराब इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। वो खराब इलेक्ट्रिसिटी अगर एक ही एरिया के अंदर बन रही है तो किसी एक तरफ ही हाथ पैर में झटके आ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए खो सकते हैं। अगर वो खराब इलेक्ट्रिसिटी पूरे दिमाग के अंदर फैल जाती है तो उसके अंदर जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, यानी कि चारों हाथ पैर में झटके आना, बेहोश हो जाना, इधर उधर की बातें करने लगना, ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती है। तो इसका बहुत ही एक साइंटिफिक कारण है, बिल्कुल भी ऊपरी हवा या फिर कोई हीन भावना से देखने वाली बीमारी या कोई संक्रामक बीमारी ये नहीं है। इसका बिल्कुल साइंटिफिक कॉज है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल खराब बनने की वजह से एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आते हैं,
जो दवाई हम देते हैं वो वही खराब इलेक्ट्रिक सिग्नल को रोकने के लिए दी जाती है। अगर हमारे को कोई ऐसा एरिया दिखता है जो कि बार बार खराब सिग्नल बना रहा है, दवाइयों से वो सिग्नल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस एरिया को सर्जरी द्वारा निकाल लिया जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज के अंदर है कि खराब इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको हमें खत्म करना है। वो ना तो किसी झाड़ फूंक से खत्म होएगी, ना ही उनकी कई हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर कि ऐसे मरीजों को बुरी तरह से पीटा जाता है, कोई लाठी डंडे से इलाज कर रहा है, कोई इनको खाली पेट रख रहा है, उस तरह से इलाज कर रहा है। मैं उसी पे आपसे बात करना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि इस तरह की धारणाएं हैं कि जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसको चमड़े की चीज सुंघाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो बुजुर्ग जो जूतियां चमड़े की पहनते हैं वो जूतियां उसको सुंघाई जाती है, या उसको पेड़ से बांध दिया जाता है, या फिर मिर्गी का दौरा है और वो उसका जबड़ा अगर पैक हो गया, अगर वो दौरे के दौरान तो उसमें कोई कठोर चीज फंसा दी जाती है जी। तो इसके कहीं ना कहीं नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन क्या ये कारगर है? नहीं, ये बिल्कुल भी कारगर नहीं है। चमड़े की चप्पल सुंघाना या फिर मोजे सुंघाना या फिर मुंह के अंदर कुछ डाल देना, ये बिल्कुल भी ना करें। उस टाइम पे जब किसी को अगर दौरा आ रहा है तो बहुत ही बेसिक सी चीजें जो हमें करनी है। सबसे पहली चीज, उसको कोई चोट ना पहुंचे, क्योंकि उस टाइम पे व्यक्ति जो है वो होश में नहीं है। तो उसको पीठ के बल लेटा दें, जो गर्दन है करवट एक और करवट कर दें। उसके मुंह के अंदर कुछ भी डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप कुछ भी मुंह के अंदर डालेंगे वो फेफड़ों के अंदर जा सकता है और फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। तो जो दौरे का एपिसोड्स होता है अधिकांशतः ये 2 से 5 मिनट का होता है। उसके बाद में ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है और मरीज जो होता है वो बिल्कुल बेहोशी की स्थिति के अंदर आपके सामने होता है। तो ऐसे में अगर आप कुछ भी मुंह के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, पानी पिलाने की कोशिश करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक बार वो स्टेबलाइज हो जाए, फिर आप नियरेस्ट जो आपके हॉस्पिटल है वहां ले जाएं, ताकि ये दौरे जो हैं वो बार बार में ना आए। क्योंकि अगर बार बार में इस तरह के दौरे आते हैं तो वो शरीर को, दिमाग को काफी डैमेज कर सकते हैं। जूते के मतलब ये चमड़ा वगैरह सुंघाना या फिर मोजे डाल देना या जबड़े को खोलने की कोशिश करना, ये बिल्कुल भी इसका इलाज नहीं है ना। इसका इलाज जो है वो प्रॉपर दवाइयां ही हैं जिससे कि एपिसोड्स ना हो। दवाई चलते हुए भी अगर किसी को दौरा आ रहा है तो उस केस के अंदर आप पहले उसको स्टेबलाइज करें और उसके बाद में हॉस्पिटल ले जाएं। तब तक का मेन ये ध्यान रखना है कि उसके अगर हाथ पैर मुड़ रहे हैं तो उनको क्योंकि हाथ पैर उस टाइम कठोर हो जाएंगे। अगर आप उनको मोड़ने की, जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पे फ्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, टूटने के रिस्क है, मसल इंजरीज हो सकती हैं और उसकी वजह से फिर आगे किडनी डैमेज होना, लंग्स डैमेज होना, ये सब चीजें हो सकती है। मुंह के अंदर अगर आप कुछ भी रखते हैं, चाहे पानी डाल रहे हैं, कुछ खाने के लिए रख रहे हैं, तो वो सारा चीज हमारे फेफड़े के अंदर जा सकता है, क्योंकि उस टाइम पे मरीज होश में नहीं है। उसके आसपास की कोई भी ऐसी अगर वस्तु है जो कि उसको डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कोई नुकीली चीज है या मरीज जो है वो खड़ी हुई अवस्था के अंदर था, तो उसको लेटा दें। आसपास से ऐसी चीजें जो हैं वो हटा दें जो कि उसको इंजर्ड कर सकती हैं। और फिर आप नियरेस्ट जो भी आपके हॉस्पिटल अवेलेबल है वहां कांटेक्ट करके वहां पे ले जाएं, जिससे कि उसको टाइमली इलाज दिया जा सके और बार बार जो रिकरेंट दौरे आते हैं जिसको कि हम स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, वो चीज उसको डेवलप ना हो। डॉक्टर साहब, मिर्गी के कई सारे सिम्टम्स आपने बताए, कई तरह के दौरे मिर्गी के होते हैं। आप बता रहे हैं कि अगर वो किसी भी बैठा है, खड़ा है, उस स्थिति में है तो उसको लेटा दे। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, उन केसेज में पेशेंट लेट रहा है, सो रहा है और नींद में मिर्गी का दौरा आता है। उस सिचुएशन में क्या किया जाए? अगर पेशेंट लेटा हुआ है या नींद के अंदर उसको दौरा आ रहा है, यूजुअली वो दिमाग का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे डैमेज होने से नींद के अंदर इस तरह के दौरे आते हैं। नींद के अंदर आने वाले दौरे सबसे पहले जो उनके पार्टनर्स होते हैं उन्हीं को पता चलता है। तो उसके अंदर भी सिंपल हमारे को यही रखना है कि पेशेंट जो है वो करवट पे लेटा रहे। आजकल हम ऐसी कुछ मेडिसिन देते हैं जो कि इमरजेंसी के तौर पे आप घर पे भी यूज कर सकते हैं उस टाइम पे उस दौरे को शांत करने के लिए, जो कि यूजुअली नाक में छिड़कने के लिए होती है। वही दवाई जो कि इंजेक्शन फॉर्म के अंदर हॉस्पिटल में दी जाती है, वो उन मरीजों को दी जाती है जिनको कि कभी कभी इस तरह के दौरे आ जाते हैं। तो वो आप घर पे भी एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि वो दौरा वहीं शांत हो जाए। यूजुअली विदेशों के अंदर ये चीज़ बहुत आम है कि इस तरह की दवाइयाँ घर पे अवेलेबल होती हैं या फिर नियरेस्ट एम्बुलेंस होती है उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। तो आजकल हमारी भी एम्बुलेंसेस के अंदर या फिर जो पेशेंट जिनको कि रेगुलरली इस तरह के दौरे आते रहते हैं उनको हम ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि जब कभी इस तरह का ब्रेक थ्रू सीजर आ जाता है, यानी कि दवाई चलने के बावजूद भी अगर दौरा आ जाता है, उस सिचुएशन में उनको दी जा सकती है। यूजुअली वो टैबलेट फॉर्म में नहीं होती क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट निगल नहीं सकता, वो छिड़काव के फॉर्म के अंदर होती है जो कि नाक के अंदर छिड़कनी होती है और उससे अधिकांश तरह पे जो दौरे होते हैं वो वहीं कंट्रोल हो जाते हैं। तो अगर यही सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किस टाइम पे दौरा आ रहा है। अगर वो रात को दौरा आ रहा है तो वो अलग प्रकार की एपिलेप्सी है, उसका अलग प्रकार का ट्रीटमेंट है। तो यही सारी हिस्ट्री मैं हमेशा अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने दौरे को, जो भी बाइस्टैंडर है यानी कि जो भी उस पेशेंट के साथ में है, वो अगर उस दौरे को जितना डिस्क्राइब करेंगे उतना ही हम सटीक दवाई उसको दे पाने में सक्षम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मिर्गी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातें बताई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
जिस पेशेंट को या जो मिर्गी का पेशेंट है उसको अपनी बीमारी को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ी चीज है। जी, तो इसमें मैं हम अपने हर पेशेंट को 4 से 5 पॉइंट स्पेसिफिक बताता हूं, जिसकी वजह से कि उनकी दौरे की जो बीमारी है उसको काफी हद तक दवाइयों के अलावा हमें क्या चीज करनी है और क्या नहीं करना है, जिससे कि उसको कंट्रोल किया जा सके। इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। तो सबसे पहली चीज तो है कि स्लीप का शेड्यूल जो होता है, जो नींद का शेड्यूल होता है, वो हमेशा फिक्स रखना चाहिए। 6 से 8 घंटे की रात की नींद बहुत जरूरी है, जो कि एक फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो और फिक्स टाइम पे खत्म हो। अगर आपका कोई भी पार्टी है, कोई फंक्शन है, कोई जगराता है, कहीं पे भी आपको देर रात तक जगना है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगले दिन दौरे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो एपिलेप्सी के पेशेंट्स को कभी भी अपनी स्लीप शेड्यूल को ज़्यादा ऑल्टर नहीं करना चाहिए, मतलब कि वो स्लीप शेड्यूल को एक फिक्स रखें, 6 से 8 घंटे की रात की नींद लें। सोने से 2-3 घंटे पहले वो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जो भी स्क्रीन्स होती हैं उनके यूज़ को कम कर दें। इनफैक्ट ओवरऑल भी हमारे को स्क्रीन का यूज़ जो होता है वो 2 से 3 घंटे से कम रखना है, और वो भी लगातार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सीज होती हैं, यानी कि जो लगातार स्क्रीन देखने से या स्क्रीन के ऊपर जो फ्लिकरिंग होती है, जैसे कि कई पेशेंट्स को केवल थिएटर में बैठने से, मूवी थिएटर में बैठने से दौरे आ जाते हैं, क्योंकि उसकी जो फ्लिकरिंग होती है, या फिर अगर कोई हाईवे पे चल रहा है, सामने से अगर कोई फ्लैश मार रहा है, तो उससे भी कई पेशेंट्स को दौरे आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम यही चीज बताते हैं कि आपको अपना स्लीप शेड्यूल और लाइट का जो एक्सपोजर है वो कम से कम रखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है हमारा डाइट का शेड्यूल और ड्रिंक्स का शेड्यूल, यानी कि हमारा जो खान पान है उसका हमारे को ध्यान रखना है कि हमें फास्ट नहीं रखने, हमें व्रत नहीं रखने, खाली पेट नहीं रहना, फिक्स टाइम के ऊपर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होना चाहिए। हर 3-4 घंटे के अंदर कभी सलाद, कभी फल वगैरह वो खाते रहें, क्योंकि खाली पेट रहने के ऊपर भी एपिलेप्सी होने के, मतलब मिर्गी के दौरे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दवाई की इफेक्टिवनेस कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारा दवाई का शेड्यूल है। दवाई का शेड्यूल हमेशा फिक्स रहना चाहिए। जो भी दौरे की दवाइयाँ होती हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के ऊपर चलती हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी की चलती हैं। कई बार सिर्फ कंपनी बदलने से, कई बार सिर्फ स्ट्रेंथ बदलने से, कई बार सिर्फ एक डोज मिस होने से भी दौरे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दौरे की दवाई कभी भी अपने हिसाब से ना लें, हमेशा वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही शुरू करें, उसकी सलाह के अनुसार ही उसको कम ज़्यादा करें। आप अगर अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहे हैं तो कई बार ब्लड में लेवल्स बहुत चेंज हो जाते हैं और उसकी वजह से दौरे आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जो नहीं करनी चाहिए उसमें आता है एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे कि स्विमिंग है, डीप सी डाइविंग है, पहाड़ से छलांग लगाना है। ये सारे स्पोर्ट्स यूजुअली हम करने के लिए मना करते हैं, या फिर लॉन्ग ड्राइव खुद ही करना, पर्टिकुलरली 2 व्हीलर्स पे चाहे 4 व्हीलर्स के ऊपर। कई पायलट्स वगैरह जैसे ये वाले जो हमारे प्रोफेशंस होते हैं उसके अंदर भी हम मना करते हैं, क्योंकि कितनी भी हम दवाई ले लें फिर भी नॉर्मल पब्लिक के कंपैरिजन में 1-2% रिस्क एक्स्ट्रा रहती है कि उसको किसी भी अननोन सिचुएशन के अंदर दौरा आ सकता है। तो ऐसे में आपके शरीर को चोट ना पहुंचे, इसके लिए आपको जो भी डेंजरस या एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, उन चीज़ों को लिमिट रखना चाहिए। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ, अपने पॉकेट के अंदर हमेशा एक कार्ड रखें जिसके ऊपर आपका नाम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, क्या दवाई चल रही है वो लिखा हुआ रहे, ताकि ऐसी किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ में नहीं है, आपको दौरा आ जाता है, तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर सकें कि इस मरीज को ये बीमारी है, ये इलाज चल रहा है, ताकि वो फटाफट उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि यूजुअली मैं पेशेंट्स को बताता हूँ, ताकि उनके दौरों को कंट्रोल किया जा सके और उनको किसी अननोन सिचुएशन से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया हमारे खास प्रोग्राम के लिए। देखते रहिएगा हमारा खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी खास डिजीज को लेकर, किसी खास मेहमान से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।